नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको टॉपिक कंप्लीट करवाने वाला हूं वो अपना फिजिक्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है प्रकाश की, जिसे आप ऑप्टिक्स कहते हो। इसी के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले अपन किरण प्रकाशिकी का अध्ययन करते हैं। आफ्टर देन सेकेंड नंबर पर अपन तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले किरण प्रकाशिकी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न और न्यूमेरिकल हैं उन्हें आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवाऊंगा। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी आगामी आरपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है एसीएफ और एफआरओ का वो देने वाले हैं और जिनके ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स का सब्जेक्ट चयन किया गया है, उन्हीं के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके फिजिक्स का यहाँ पर 200 नंबर का पेपर होने वाला है। उसमें जिस भी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को मैंने शामिल किया है और अपना जो आरपीएससी है ये इसी प्रकार के प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछता है। तो प्रत्येक प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से आपका जो टॉपिक है किरण प्रकाश की ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों जो भी न्यूमेरिकल और प्रश्न हैं वो तो साथ के साथ आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे आरपीएससी के द्वारा विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी कवर करवाया जाएगा। कुल मिला के आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो जिन विद्यार्थियों ने ये टॉपिक पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा और जिन विद्यार्थियों ने ये टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ रखा है उनके सभी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक प्रत्येक क्वेश्चन को देखना है और आपको जो भी कंसेप्ट बताया जाए दोस्तों उसे अच्छे से समझना है और फॉलो करना है। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए जो कि एक न्यूमेरिकल है। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो आपको ज्ञात करना है दोस्तों, पहला है प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति, तीसरा है आवर्धन। ये 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर इस टाइप के पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हो, लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वह है दोस्तों दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। अगर चिन्ह परिपाटी नियम आपको पता है तो आप इन क्वेश्चनों को ईजिली सोल्व कर लोगे। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो अपने पास अवतल और उत्तल दर्पण है इनके लिए चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है। तो ये नोट के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। जिन्हें पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है वो देख लीजिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए जो चिन्ह परिपाटी होती हैं दोस्तों वो किस प्रकार से होती हैं कि अपने पास यू का मान, यू क्या होता है दोस्तों अपने पास दर्पण से वस्तु की दूरी, वी का मान, वी क्या होता है दोस्तों दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, आर दर्पण की वक्रता त्रिज्या और एफ दर्पण की फोकस दूरी। इन चारों राशियों का मान अवतल दर्पण के लिए हमेशा ऋणात्मक साइन के साथ लिया जाता है, यानी कि नेगेटिव साइन के रूप में आप इनका प्रयोग करोगे जब भी आप कोई सा भी न्यूमेरिकल करोगे उसमें। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए ओनली यू का मान यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी यही नकारात्मक होती है, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ ली जाती हैं। बाकी अन्य जो 3 राशियाँ हैं दोस्तों फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और प्रतिबिंब की दूरी, इन तीनों का मान आप धनात्मक साइन के साथ लोगे यानी कि पॉजिटिव लोगे। तो ये चिन्ह परिपाटी इस प्रकार से होती हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। इजीली आप याद रख सकते हो कि अवतल दर्पण के लिए जो चारों मान होते हैं यू, वी, आर और एफ, इन सभी के मान नेगेटिव लिए जाते हैं, जबकि उत्तल दर्पण के लिए ओनली जो यू का मान होता है यही नेगेटिव लिया जाता है, बाकी अन्य सभी मान पॉजिटिव लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों अपना प्रश्न हल करते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। सबसे पहला अपने को ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि वी का मान अपने को निकालना है। तो वी का मान किससे निकाल सकते हैं अपन, दर्पण सूत्र से निकाल सकते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है अपने पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यू का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, वी का मान अपने को निकालना है, एफ का मान अपने को पता नहीं है। तो एक और फॉर्मूला अपने को पता है दर्पणों से संबंधित कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती हैं और आर अपने को गिवन है तो अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये अप्लाई कर रखा है मैंने। तो देखिए दोस्तों एफ बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, आर की वैल्यू जब -15 रखेंगे और इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास एफ की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो -7.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। ठीक है, यू का मान गिवन है तो अब इन दोनों का मान आप दर्पण सूत्र में रख दीजिए और वी का मान निकाल लीजिए। तो वी की वैल्यू अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं, एफ की वैल्यू रख दी अपन ने -7.5 और यू की वैल्यू रख दी -10।
इसे जब अपन सोल्व करते हैं तो v का मान निकल के आ जाता है दोस्तों -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए v का मान अपन ने नेगेटिव साइन के साथ लिया, f का मान नेगेटिव साइन के साथ लिया, u का मान नेगेटिव साइन के साथ लिया, और जो r था वक्रता त्रिज्या ये भी अपन ने नेगेटिव साइन के साथ इसका मान लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया है कि जब भी अवतल दर्पण की बात होगी तो जो भी राशियों का प्रयोग अपन करेंगे उनमें नकारात्मक चिन्ह का अपन प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि नेगेटिव साइन लेंगे। अब सेकंड जो पूछा गया अपन से कि जो प्रतिबिंब बनेगा भैया वो कौन सा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो आपको पता है दोस्तों अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक तथा उल्टी। ठीक है, तो इस सेकंड प्रश्न का भी उत्तर हो जाता है। अंतिम अपने को क्या निकालना है, आवर्धन निकालना है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों जिनको जानकारी नहीं है कि यहाँ पर जो दर्पणों का आवर्धन निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है स्मॉल m से इसे प्रदर्शित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों v/u, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटा दर्पण से वस्तु की दूरी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। v की जगह i का भी प्रयोग कर लिया जाता है। i का मतलब होता है दोस्तों इमेज, और u की जगह o का प्रयोग भी कर लिया जाता है। o का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक और बात आपको ये याद रखनी है कि जो अवतल दर्पण होता है उसके लिए जो आवर्धन होता है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, यानी कि नेगेटिव साइन का प्रयोग किया जाता है। परिणाम रूप में अपन इसे m बराबर v/u के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये माइनस साइन है दोस्तों ये इसी चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है कि जो आवर्धन निकाल रहे हैं ये अवतल दर्पण के लिए निकाल रहे हैं। तो निकाल लीजिए, अपने पास v की वैल्यू फाइंड आउट कर ही लिया। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30 आ जाएगी, और u की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि कितनी है, -10 है। तो इस प्रकार से m का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक बात ये याद रखनी है कि जब भी अपने पास m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी दोस्तों तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार से बड़ा होगा। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ये ब्रैकेट में लिख रखा है कि m का मान कितना आया, 3 आया। माइनस साइन तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो m का मान है ये अवतल दर्पण के लिए है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से 3 गुनी होगी। ऊंचाई को आप आकार भी बोल सकते हो कि जो प्रतिबिंब का आकार है ये वस्तु के आकार से 3 गुना होगा। ठीक है, इस चीज़ को मैंने आगे नोट के रूप में मेंशन भी कर रखा है ताकि आपके सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जब भी अपने पास m यानी कि आवर्धन पॉजिटिव होगा दोस्तों तो जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी तथा सीधा बनेगा, यानी कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। जब भी m का मान नेगेटिव होगा दोस्तों यानी कि आवर्धन नेगेटिव होगा तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, यानी कि अपन अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। इसी चीज़ को दूसरी तरीके से अपन समझ सकते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए जो m का मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वस्तु का वो आभासी तथा सीधा बनता है। इसी प्रकार अवतल दर्पण में जो आवर्धन होता है वो नेगेटिव होता है, और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभी एक और चीज़ बताई मैंने आपको कि जब अपने पास m का मान 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है भैया, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, जब m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। ठीक है, जब m का मान 1 से छोटा प्राप्त हो जाए यानी कि 1 से छोटा होगा तब वस्तु का आकार बड़ा होगा प्रतिबिंब से, यानी कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और ये जो अगला नोट है ये बता ही दिया मैंने आपसे पहले। ठीक है, जो अगला नोट है दोस्तों, ठीक है, और ये जो अगला नोट है इसके बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों। तो आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई सा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, उसका उत्तर आप इसी प्रकार से दोगे। ठीक है, कोई सी भी वैल्यू आपसे ज्ञात करवा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इजी क्वेश्चन है, आप इजीली निकाल सकते हो। क्या गिवन है भैया, आर गिवन है। अपने को क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है। आर की वैल्यू 50 है तो 50 में 2 का मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन पर जाइए, ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, तो 25 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर 100 का डिवाइड करना रहेगा। तो
तो 25 में मैं 100 का डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.25 मीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। जो ऑप्शन में दे रखा है वो साइन भी दे रखा है, तो यहाँ पर माइनस के रूप में दे रखा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 0.25। जरूरी नहीं एग्जाम में आपको माइनस साइन देखने को मिले, परिणाम रूप में भी यहाँ पर दिया जा सकता है। माइनस साइन इस चीज़ को शो करता है कि यहाँ पर ये जो फोकस दूरी है ये अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, एक वस्तु गोलीय दर्पण के केंद्रीय अक्ष से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। पार्श्विक आवर्धन का परम मान 1/2 है। प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो आपको क्या बताना है, दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। इस प्रकार से ये प्रश्न है दोस्तों। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए साथ के साथ दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बड़ा ही ईजी है दोस्तों। अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो इसे आप इजीली कर पाओगे। प्रतिबिंब कौन सा दे रखा है दोस्तों, उल्टा दे रखा है, यानी कि ये वास्तविक होगा। और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब किस में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, यानी कि जो यू की और वी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। क्यों होगी ये पहले ही बता दिया आपको। अब देखिए दोस्तों, आवर्धन भी अपने पास दिया गया है, कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर m का जो मान है दोस्तों वो 1 से छोटा है, 1/2 यानी कि 1 से छोटा है ये। तो यानी कि जो वस्तु का आकार होगा वो प्रतिबिंब से बड़ा होगा, यानी कि u का मान v से बड़ा होगा। तो ये चीज़ भी आपके साथ के साथ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है ताकि एक और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए m का फॉर्मूला क्या होता है भैया, m बराबर यानी कि आवर्धन बराबर v/u होता है। ठीक है, अपने को m की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर वैल्यू रख दी है 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/u हो जाएगा। तो यहाँ से v का मान निकालेंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, u/2 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या दिया गया है, अपने पास जो वस्तु की दूरी है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर u का मान कितना लेंगे अपन, 30 सेंटीमीटर लेंगे। चूँकि यहाँ पर कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं अपन, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो u का साइन लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर u की जब वैल्यू रखेंगे अपन -30 तो v की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, माइनस का 15 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, यानी कि u और v की वैल्यू आ गई है अपने पास। तो अपने से क्या पूछा गया है भैया, फोकस दूरी पूछी गई है, तो इजीली अपन दर्पण सूत्र से निकाल लेंगे। दर्पण सूत्र वापस से आप अप्लाई कर दीजिए और v और u की वैल्यू रख दीजिए। f का मान कितना निकल के आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न करना था। ठीक है, अब कोई सी भी चीज़ वो वहाँ पर एग्जाम में पूछ सकता है। मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, इसी कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश का वेग तथा अपवर्तनांक हो जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश के वेग पर और उस माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या इफेक्ट पड़ता है। 4 अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, प्रकाश का वेग कम तथा अपवर्तनांक का मान अधिक हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, प्रकाश का वेग अधिक तथा अपवर्तनांक का मान कम। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, प्रकाश का वेग व अपवर्तनांक दोनों का मान अधिक। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, प्रकाश का वेग व अपवर्तनांक दोनों का मान कम। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, जिन्हें पता है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, कि प्रकाश का वेग तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तथा अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ। देखिए दोस्तों, जब भी अपने पास जो प्रकाश का वेग होता है ये विरल माध्यम में समान होता है। ठीक है, जो कि कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। विरल माध्यम अपन हवा ले सकते हैं, निर्वात ले सकते हैं, वायु ले सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। जब भी प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है दोस्तों, तो अपने पास प्रकाश का वेग हमेशा कम होता है। अब जब प्रकाश का वेग कम होगा दोस्तों, तो अपने पास क्या होगा, अपवर्तनांक का मान अधिक होगा। क्यों होगा, अपन एक फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है अपने पास, n बराबर अपवर्तनांक को n या म्यू से प्रदर्शित किया जाता है अपने फिजिक्स में। तो मैं आपके लिए n के रूप में बता रहा हूँ, अपन आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। n बराबर होता है दोस्तों c/v होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो n प्रोपोर्शनल होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/v के। जब अपने पास v का मान बढ़ेगा दोस्तों तो n घटेगा, यानी कि अपवर्तनांक घटेगा।
जब v का मान घटेगा दोस्तों तो n का मान बढ़ेगा। तो अपने पास क्या हो रहा है, प्रकाश का वेग कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली अपने पास अपवर्तनांक का मान अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो n बराबर होता है अपने पास निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, c/v होता है। c निर्वात में प्रकाश की चाल और v माध्यम में प्रकाश की चाल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अपने अपवर्तनांक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल का अपवर्तनांक दे रखा है दोस्तों 4/3 और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश या गमन करती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, कोई प्रकाश किरण है जो कांच से जल में प्रवेश कर रही है और अपने को जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष दोस्तों, कांच के सापेक्ष। हमेशा यहाँ पर जो निकालेंगे वो सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों सीधा सा फॉर्मूला है इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो ऐसे होता है 1n2 = n2/n1। इसे बोलते हैं दोस्तों माध्यम 2 का माध्यम पृष्ठ के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, जिसे कैसे लिखते हैं, माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटा माध्यम 1 का अपवर्तनांक। इसे जनरल रूप में अपन लिखते हैं। परंतु यहाँ पर पानी, तो पानी के लिए अपन W साइन यूज कर लेते हैं और कांच के लिए G, यानी ग्लास का आगे का जो वर्ड होता है G, इसे यूज कर लेते हैं। तो पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक को n या म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, n भी आपको देखने को मिल सकता है और म्यू भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों अपन G म्यू W, यानी कि W जो कि क्या है, जल है, वाटर है। तो वाटर का ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वाटर का अपवर्तनांक डिवाइड में क्या लिखेंगे, ग्लास का अपवर्तनांक। तो ये कंसेप्ट वही है दोस्तों जो पहले मैंने आपको जनरल वाला फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी गिवन है अपने पास। तो जो वाटर का अपवर्तनांक दे रखा है दोस्तों कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। और जो ग्लास है, कांच है, उसका अपवर्तनांक दे रखा है दोस्तों 3/2। तो इसे सोल्व करते हैं तो अपना क्या आ जाता है दोस्तों, पानी का कांच के सापेक्ष जो अपवर्तनांक निकल के आ जाता है वो कितना निकल के आ जाता है, 8/9 निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कंसेप्ट यही रहेगा। अब देखिए दोस्तों एक अपने पास होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है दोस्तों, n या इसे म्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो n बराबर क्या होता है दोस्तों, c/v होता है। c का मतलब हो गया दोस्तों प्रकाश का निर्वात में वेग और v हो गया दोस्तों माध्यम में प्रकाश का वेग। तो ये जनरल फॉर्मूला है दोस्तों निरपेक्ष अपवर्तनांक का। अब देखिए दोस्तों निर्वात या हवा के लिए जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों हमेशा 1 होता है। क्यों होता है दोस्तों, कि आपको पता है निर्वात में क्या होता है, जो v है ये किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हवा में जो प्रकाश का वेग होता है भैया वो समान होता है, जो कि कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पर जब v की जगह में c लिखूंगा तो यहाँ पर c से c कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि भैया अपने पास निर्वाती हवा में जो अपवर्तनांक होता है वो हमेशा 1 होता है, जबकि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है वो n = c/v होता है, यानी कि प्रकाश का निर्वात में वेग बटा प्रकाश का माध्यम में वेग। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसलिए पहले मैंने आपको ये चीज़ें बता भी दी हैं। तो अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, सभी विद्यार्थी करने का प्रयास कीजिएगा, आपको आ जाएगा। वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। बड़ा ही इजी प्रश्न आपको अब ये लगेगा क्योंकि कंसेप्ट आपको पहले पता लग गया। तो भैया फॉर्मूला लगा दीजिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का, n = c/v। c की वैल्यू अपने पास गिवन है। जरूरी नहीं है दोस्तों एग्जाम में ये लैंग्वेज आपको मिले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो एग्जाम में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। डायरेक्ट वो ऐसे भी पूछ सकता है कि कांच का अपवर्तनांक अगर 1.5 है तो इस कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए, ऐसे भी वो पूछ सकता है। तो n = c/v का फॉर्मूला लगा दीजिए। अपने को क्या ज्ञात करना है भैया, कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करना है, यानी कि माध्यम, यहाँ पर कौन सा माध्यम है, कांच दिया गया है। तो कांच में अपन प्रकाश का वेग ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि v फाइंड आउट करना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा भाई, c/n हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी गिवन है,
3 गुणा 10 की घात 8 गिवन है। n यानी कि जो अपवर्तनांक है कांच का वो दे रखा है दोस्तों 1.5। जब इसे सोल्व कर लेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, बढ़ते क्रम में आवर्ती हैं। यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आवर्ती का बढ़ता क्रम दिया गया है। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लाल नीला पीला हरा, दूसरा ऑप्शन है नीला हरा पीला लाल, तीसरा ऑप्शन है लाल पीला हरा नीला, और अंतिम जो चौथा ऑप्शन है लाल हरा पीला नीला। ये 4 ऑप्शन है और आपको इसका उत्तर करना है। तो जिन विद्यार्थियों की इसके संबंध में जानकारी है वो आंसर कीजिए, बाकी जिन्हें जानकारी नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। इसका आंसर बढ़ा ही कीजिए। आपने पढ़ रखा है दोस्तों, एक नियम पढ़ रखा है विबगोयर, इसके संबंध में आपको जानकारी है। तो आपको पता है ये जो विबगोयर वाला रूल है इसमें क्या होता है दोस्तों, जो रेड कलर है इसके लिए जो तरंग दैर्ध्य का मान होता है वो सबसे अधिक होता है। फिर जैसे ऊपर चलते हैं अपन तो लैम्डा का मान घटता जाता है। और आपको पता है दोस्तों कि जो लैम्डा होता है ये आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या इसी चीज़ को आप ऐसे कह सकते हो कि जो आवर्ती न्यू होती है अपने पास वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि लैम्डा अगर बढ़ेगा तो भैया क्या होगा, आवर्ती घटेगी, अगर लैम्डा घटेगा तो आवर्ती बढ़ेगी। अब आपको पता है भैया कौन से रंग के लिए लैम्डा का मान सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग के होता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा लाल, और विबगोयर से ही अपने पास दूसरा जो कलर निकल के आ जाएगा यहाँ से वो आ जाएगा दोस्तों पीला। ठीक है, तीसरा आ जाएगा हरा यानी कि ग्रीन, और चौथा निकल के आ जाएगा अपने पास नीला यानी कि ब्लू। तो इस प्रकार से विबगोयर से ही आपको इसका आंसर करना था। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि लाल रंग फिर पीला फिर हरा नीला। सबसे ज़्यादा जो आवर्ती होती हैं वो नीला की होती हैं, फिर इससे कम हरा की होती हैं, फिर इससे कम पीला की होती हैं, और इससे कम लाल की होती हैं। अगर इसी प्रश्न को दूसरे प्रकार से आपसे पूछा जाता कि तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है तो तब ये उल्टा हो जाता दोस्तों सिस्टम। फिर कैसे बताते अपन कि लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, उससे कम फिर पीला का होता है, फिर उससे कम हरा का होता है, फिर उससे कम नीला का होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, अपने पास कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक के मान दे रखे हैं। कांच और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन कांच में निकाल लेंगे, फिर जल में प्रकाश की चाल निकाल लेंगे और उनका रेशो बता देंगे। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। n बराबर क्या होता है भैया, c/v होता है। तो सबसे पहले इसे ग्लास के लिए लिख लेंगे यानी कांच के लिए लिख लेंगे। तो ng बराबर c/vg, यानी कि जो vg है ये कांच में प्रकाश का वेग है। ठीक है, इसी प्रकार वाटर के लिए लिख लेंगे यानी कि जल के लिए लिख लेंगे। तो nw बराबर c/vw, तो दोनों प्रकार से लिख लिया। अब इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए आप। क्या रेशो पूछा है, कांच तथा जल में प्रकाश की चाल का रेशो पूछा है, यानी कि चाल या वेग कुछ भी आप बोल सकते हो, एक ही बात है। तो इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए तो अपने पास क्या आ जाएगा भैया, Ng/Nw इक्वल टू Vw/Vg आ जाएगा ना। C से C कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब आपने को क्या निकालना है, Vw/Vg निकालना है। ठीक है, और Ng और Nw का मान दे रखा है अपने पास, तो मान रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो Ng का मान कितना दे रखा है भैया, यानी कि कांच का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो कितना दे रखा है, 3/2। तो Ng की जगह क्या लिख दोगे आप, 3/2, और Nw की जगह कितना लिख दोगे, 4/3। तो इस प्रकार से जब इसे सोल्व करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, 9/8 निकल के आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ भी नहीं करना था, बस जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, जो कंसेप्ट पढ़ा है, उसी पर आधारित ये प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को व्यक्त करने वाली समीकरण है। अपन पढ़ते हैं दोस्तों कि प्रकाश की जो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है वो क्या सिद्धांत है, उसके संबंध में अपने को जानकारी देनी है। तो इसकी समीकरण कौन सी हो जाएगी, तो देखिए दोस्तों 4 अलग अलग समीकरण है। सही समीकरण मैं आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, 1n2 गुणा 2n1 इक्वल टू 1, यानी कि माध्यम 2 का माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक उसका गुणा
माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या कहलाता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। तो महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग अपन आगे करने वाले हैं। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त हैं। आपने पढ़ा होगा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, तो इसके लिए आपको आवश्यक शर्त के बारे में बताना है। तो इसके लिए जो आवश्यक शर्त है कि आई का मान IC से कम होना चाहिए। आई क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपतन कोण है और IC क्रांतिक कोण है। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपतन कोण और क्रांतिक कोण का मान बराबर होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है, जब अपने पास आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, आई का मान IC से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण नोट आता है इसे आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से अपने एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहला है दोस्तों स्नेल का नियम। तो आप सभी को स्नेल के नियम के बारे में जानकारी होगी। स्नेल का नियम क्या होता है दोस्तों, अपने पास sin I अपॉन sin R इक्वल टू 1n2। यहाँ पर 1 जो है वो सघन माध्यम है और 2 विरल माध्यम है, यानी कि विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक किसके बराबर होगा दोस्तों, जो आपतन कोण होगा I और जो परावर्तन कोण होगा R, इनकी जो कोज्या होगी दोस्तों, यानी कि साइन। अब आपको ये महत्वपूर्ण नोट ध्यान रखना है दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लेना है, यहाँ से भी अपने एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला है दोस्तों स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम आपको पता है, sin I अपॉन sin R इक्वल टू 1n2। I यहाँ पर आपतन कोण है और R परावर्तन कोण है। यहाँ पर जो पहला माध्यम लिया गया है वो सघन माध्यम लिया गया है और दूसरा विरल माध्यम लिया गया है। ठीक है, इसके संबंध में आपको जानकारी होगी अच्छे से। अब इसी में अपन क्या कर देते हैं, क्रांतिक कोण यानी कि IC ले लेते हैं, तथा परावर्तन कोण यानी कि R का मान कितना ले लेते हैं अपन, 90 डिग्री ले लेते हैं। तो 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, sin IC बटा sin 90। sin 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1n2 बराबर निकल के कितना आ जाएगा, sin IC निकल के आ जाएगा। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, क्या होता है 1n2 गुणा 2n1 इक्वल टू 1, यानी कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसका पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 होता है। तो इसका प्रयोग यहाँ पर अपन कर लेंगे। तो अपन क्या निकाल लेंगे, 2n1 निकाल लेंगे। 2n1 को अपन क्या बोलेंगे, सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसकी वैल्यू निकली आएगी अपने पास। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 1/1n2 हो जाएगा। अब 1n2 की वैल्यू कितनी है, sin IC है, तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिएगा। आगे देखिए आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से अपने पास क्या निकल के आ गया, 2n1 इक्वल टू क्या निकल के आ गया अपने पास, 1 अपॉन sin IC निकल के आ गया। अब 2n1 को अपन ने क्या मान लिया दोस्तों, n मान लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो n है ये सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न अपन करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, किसी माध्यम से प्रकाश हवा में प्रवेश करता है। कोई माध्यम है उससे कहाँ जा रहा है, हवा में जा रहा है, यानी कि निर्वात में प्रवेश करता है। तो प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है। तो अपन यहाँ पर क्या बात करेंगे, क्रांतिक कोण के बारे में बात करेंगे। तो इस समय माध्यम से हवा में जो क्रांतिक कोण है वो 30 डिग्री है, यानी कि IC की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है भैया, 30 डिग्री दे रखी है। तो माध्यम का अपने को अपवर्तनांक ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं। तो अब आप इसे इजीली कर सकते हो। इस क्वेश्चन को अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, n बराबर 1 अपॉन sin IC। IC कितना दिया हुआ है भैया, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो sin 30 का वैल्यू कितना हो जाता है अपने पास, आधा हो जाता है, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5। तो 1 में 0.5 का डिवाइड करूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो 2 होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। या तो क्रांतिक कोण देके अपवर्तनांक पूछ लेगा, या अपवर्तनांक देकर क्रांतिक कोण पूछ लेगा। तो ये जो अगला क्वेश्चन है
ये इसी पर बेस है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि √2 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान संभव है। तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान संभव पूछा है, यानी कि आपको क्या निकालना है, IC निकालना है। तो यहाँ से अपन निकालेंगे इसी फॉर्मूले को। किस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन IC बराबर 1/n, n की वैल्यू दे रखी है √2। अब 1/√2 वैल्यू कितने एंगल पर होती है अपने पास साइन में, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, IC बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो अपना उत्तर हो जाएगा भैया 45 डिग्री। यानी कि इस अपवर्तनांक के लिए जो क्रांतिक कोण होगा, यानी कि √2 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम के लिए जो क्रांतिक कोण होना चाहिए वो 45 डिग्री होना चाहिए। तब अपने पास क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। अगला प्रश्न है 45 डिग्री क्रांतिक कोण वाले पीले प्रकाश के लिए एक पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों n बराबर √2। कैसे होगा भैया, यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए आप। इसी प्रश्न को उल्टे तरीके से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब कोई विद्यार्थी अगर पीला प्रकाश को पढ़कर कन्फ्यूज हो जाए तो अलग बात है, कोई सही प्रकाश दे दे, अपने को कन्फ्यूज नहीं होना है, जो मेथड पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है। तो 45 डिग्री है, यानी कि n का मान पूछ रहे हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1/√2 होती है। √2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, किसी लेंस की फोकस दूरी f हो तो इस लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता का सूत्र आपने पढ़ रखा हो दोस्तों। जो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों P बराबर 1/f, यानी कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है उसका व्युत्क्रम ही अपने पास क्या होता है, लेंस की क्षमता होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C, यानी कि जो लेंस की क्षमता होगी वो 1/f होगी। इसका नीचे मैंने नोट के रूप में लिख रखा है, लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/f। जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है ये इंपॉर्टेंट है, मीटर इनवर्स या फिर डायप्टर। डायप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। मीटर इनवर्स कैसे लिया, एफ यहाँ पर किस में है, मीटर में है, इसलिए यहाँ पर मीटर इनवर्स लिया है, ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न देखिए, और चीज़ें आपको आसान लगेगी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इस लेंस की क्षमता या फिर आप शक्ति कह सकते हो कितनी होगी। तो बड़ा इजी प्रश्न है। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ये P बराबर 1/f कब होता है, जब अपने पास f मीटर में होता है, परंतु यहाँ पर जो f दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो या पहले आप मीटर में वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या इसी फॉर्मूले को अपन किस में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में बदल सकते हैं भैया। क्या कर दीजिए आप, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 का डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर जब 100 का डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास P बराबर क्या आ जाएगा, 100/f आ जाएगा। ये फॉर्मूला कभी अप्लाई करना है जब f किस में हो, सेंटीमीटर में हो। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में ही है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100/50, यानी कि 2 डायप्टर, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न था, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का सीधा सा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, एक डॉक्टर किसी व्यक्ति को +2 डायप्टर का चश्मा लगाता है तो फोकस दूरी व लेंस का प्रकार क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अपने पास लेंस की क्षमता पॉजिटिव रूप में दिए हो दोस्तों, यानी कि प्लस चिन्ह के साथ दी गई हो, तो आप समझ जाना दोस्तों वहाँ पर कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि अपने को पता है कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी किस में लेते हैं अपन, प्लस साइन में लेते हैं, तो इस वजह से P भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर पता लग गया एक क्वेश्चन का आंसर तो कि उत्तल लेंस होगा। अब फोकस दूरी पूछी है तो आपको पता है P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। f ज्ञात करना है तो 1/p कर दीजिए आप, जैसे कि यहाँ पर कर रखा है। तो f बराबर क्या आ जाएगा, 1/p आ जाएगा। P की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 2 दे रखी है, तो 2 रख दी तो कितना निकल के आ गया, 0.5 मीटर निकल के आ गया। अब यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, आपको गलती नहीं करनी है। हमेशा जब डायप्टर आएगा तो यानी कि एक और क्या वैल्यू हो जाएगी अपने पास P की, मीटर इनवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर मीटर में ही आंसर आएगा। अब इसे किस में अगर अपन कन्वर्ट करना चाहे सेंटीमीटर में, तो इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं 100 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना निकल के आ जाएगा अपने पास, 50 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न था दोस्तों आपका।
तो इस प्रकार से आपके इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों मैंने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इन 15 क्वेश्चनों में ही मैंने आपके 30 से 40 क्वेश्चन कवर करवा दिए, क्योंकि मैंने पूरा ये जो आपका किरण प्रकाश की वाला टॉपिक था इसका पूरा निचोड़ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवाए। जो भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उनको काफ़ी अच्छे से आपको बताए हैं, पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर किए हैं, इसलिए आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर भी अगर कोई जगह आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दोबारा से वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे वीडियो आप और चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमें और ऐसे वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाए हैं, तो आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।